बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉर्मर मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मैंने जब से होश संभाला अपने वालिद को सऊदी अरब में देखा। वो 2 साल के बाद 2 माह के लिए घर आते। सच्ची बात है, मुझे इनके घर आने की खुशी से ज़्यादा इस बात की खुशी होती थी कि मेरे लिए खिलौने, घड़ी और चॉकलेट वगैरह आएंगे। वक्त गुजरता गया, मेरी उम्र 22 साल हो गई। जब वालिद घर आते तो बड़े साफ़ सुथरे कपड़े, इत्र वगैरह लगाते। घर वाले भी इनके लिए हर रोज़ दावत का अहतमाम करते। पैसे भी इनके पास खुले होते। मैं ये सब देखता तो सोचता, काश मैं भी ऐसा ही बनूं, लोग मुझे भी अहमियत दें, मेरी जेब में भी पैसे रहें। इस बार जब वाला साहब छुट्टी पर आए तो कहने लगा, मुझे 40 साल हो गए हैं सऊदी अरब पे, छुट्टी मेरी आखिरी छुट्टी है, अगली बार मैं मुस्तकबिल घर आ जाऊंगा। मैंने कहा, बाबा आप आ रहे हैं तो इससे पहले मुझे ही बुला लो, अब आप आराम करना, मैं कमाऊंगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर प्यार से बोले, पुत्र ये जो लशपश तुम देख रहे हो ना, ये बस यहीं तक है, परदेश में ऐसे हालात नहीं होते, तुम यहीं कोई काम कर लो। मैंने फिर ज़िद की कि नहीं, मुझे जाना ही है बाबा। कहने लगे, पुत्र जो बंदा एक बार परदेश चला जाता है वो बोतल का जिन बनकर रह जाता है। इनकी बात की समझ नहीं आई, ना ही समझने की कोशिश की, क्योंकि मेरे ऊपर तो सऊदी अरब जाने का धुन सवार थी। मैंने माजिद से सिफारिश करवाई तो बाबा मान गए और मुझे कहा कि ठीक है, पासपोर्ट बनवाओ। मैं बहुत खुश हुआ और रिश्वत वगैरह देकर कुछ दिन में ही पासपोर्ट बनवा लिया कि देर कर दी तो कहीं बाबा का मूड ही ना बदल जाए। खैर, जाते हुए बाबा मेरे कागजात साथ ले गए। कोई 2 माह तक मुझे वीज़ा मिल गया। इसी दौरान हर रोज़ पापा को कॉल करता रहा कि वीज़ा कब मिलेगा। खैर, मेरे जाने का वक्त भी आ गया। मैं खुशी खुशी घर से रुखसत हुआ। जहाज़ में बैठकर आंखें बंद करके अपने मुस्तकबिल के सपने देखने लगा कि बाबा ने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बनाया, मगर मैंने ये गलती नहीं करनी। सऊदीया में मेहनत करके बहुत ऊपर जाऊंगा और अपने गांव में बेहतरीन सी कोठी बनाऊंगा ताकि शरीकों के सीने पर सांप लौटते रहें। कुछ देर बाद एयर होस्टेस आई और खाना दिया तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अच्छे दिनों का आगाज़ तो इसी जहाज़ से हो गया। ये लड़की मुझे इतनी इज्जत दे रही है और ख़िदमत कर रही है। खाना खाकर मैं फिर सपनों में खो गया। आखिरकार पायलट की आवाज़ ने चौंका दिया कि हम जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। मैंने जहाज़ की खिड़की से झांक कर अपने सफ़रों के शहर को देखा तो लगा जैसे बड़ी बड़ी इमारतें मेरे इस्तकबाल के लिए दस्त बस्ता हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त देख कर लगा जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए लोग भाग रहे हों। जहाज़ के टायरों ने ज़मीन को छुआ, फिर रफ्तार बतरीज कम होती गई। आखिरकार जहाज़ के साथ सीढ़ी लगा दी गई। मैं बाकी मुसाफिरों के साथ जहाज़ से उतरने के लिए लाइन में लग गया। दरवाजे से बाहर आते ही जिस चीज़ ने मेरा इस्तकबाल किया वो गर्म तरीन लू का सन्नाटेदार थप्पड़ था। मुझे लगा जैसे करीब ही आग जल रही हो और हवा इस आग से गुजर कर आ रही हो। मैं जल्दी से जहाज़ से उतरा। एयरपोर्ट की इमारत में घुसकर थोड़ा सा सुकून मिला। सामान वगैरह उठाकर बाहर आया तो बाबा लेने आए थे। मैं इनके साथ टैक्सी में बैठा और बैठते ही पूछा, बाबा ये आज इतनी गर्म लू क्यों चल रही है? तो बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये आज नहीं, हमेशा चलती है। मैं सोचने लग गया कि इतनी गर्मी में लोग काम कैसे करते हैं। टैक्सी में गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। टैक्सी क्या थी, ऐसी गाड़ी तो हमारे वज़ीरों के पास भी नहीं होती होगी। कुछ देर बाद हम एक गली के सामने उतरे और सामान उठाकर चल पड़े। पापा का कमरा इस गली में 5वें नंबर पर था। कमरे तक पहुंचते पहुंचते जो महंगी शर्ट पहन कर गया था वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। कमरा क्या था, बस एक पुरानी बुसीदा सी इमारत का हफ्सदा कमरा था। मगर खुशी की बात यह थी कि एयर कंडीशन लगा हुआ था। अगले चंद दिन में मेरा अकामा वगैरह बन गया तो बाबा मुझे उम्रा के लिए ले कर गए। हमने उम्रा अदा किया, ज़ियारत की और दुआएं मांगी। उम्रे से वापसी आकर मुझे बाबा ने एक कंपनी में काम के लिए भेजा जहां सुबह 5 बजे जागना पड़ता था, क्योंकि महदूद से बाथरूम्स के आगे लाइनें लगी होती थी। गर्मी इतनी थी कि नहाने के दौरान भी पसीना आ रहा होता था। 6 बजे हम कंपनी की बस में बैठकर साइड पर पहुंच जाते। वो कंपनी एक पुल बना रही थी। मुझे स्टील फिक्सर के साथ हेल्पर का काम दे दिया गया। फोरमैन ने मुझे मोटे दस्ताने दिए जो मैंने पहनते ही उतार दिए क्योंकि हाथों को पसीना आ रहा था। मुझे स्टील फिक्सर ने स्टील का एक टुकड़ा लाने का कहा कि मैंने जैसे ही इसे हाथ लगाया मुझे लगा जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे मेरे हाथ पर रख दिए हों। मैंने जल्दी से दस्ताने पहन लिए, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। दिन भर काम करने के बाद शाम 6 बजे हम फिर बस में बैठकर कैंप में आ गए, जहां बस से उतरते ही सब बाग खड़े हुए। मैं सोचने लगा इन्हें क्या हुआ है, फिर समझ आई कि ये बाथरूम्स में नंबर लगाने की दौड़ है। मैं भी इस दौड़ में शामिल हो गया। जब मेरा नंबर आया तो मैं नल खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया। साथ ही मेरी चीख निकल गई, लगा जैसे किसी ने खोलता पानी मेरे ऊपर डाल दिया हो।
خیر جیسے تیسے نہا کر آیا اور پبلک بوتھ پہ جا کر بابا کا نمبر ملایا۔ بابا سے بات ہوئی تو میں نے کہا میں یہاں کام نہیں کر سکتا۔ بابا سمجھاتے رہے مگر میری ایک ہی رٹ کہ مجھے واپس لے کر جائیں۔ اسی رات بابا پھر مجھے اپنے کمرے میں لے آئے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی نوکری دلوا دی، جہاں برتن دھونے پڑے، جھاڑو پونچھا بھی کرنا پڑتا، جو میرے شان نہیں تھا۔ پھر ایک بڑے اسٹور میں نوکری دلوائی۔ ہاں میں نے کچھ عرصے کام کیا، ساتھ میں نے لائسنس کے لیے بھی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار مجھے کار کا لائسنس مل گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب میرے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے، مگر خود کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دن مجھے لائسنس ملا اسی رات بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے کہ مجھے 40 سال ہو گئے پردیس میں، یہ چھٹی میری آخری چھٹی ہوگی۔ میت پاکستان جانے میں 1 سے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے کفیل کو کال کی تاکہ وہ مجھے چھٹی لگوا دیں، مگر پتہ چلا کہ میرا کفیل مصر گیا ہوا ہے۔ میں اس کے آنے تک پاکستان میں نہیں جا سکتا تھا، مجبوراً صرف بابا کی میت بیچنا پڑی۔ پاکستان نہ جا سکا۔ کچھ دن بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اب میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ وہ سایہ جس نے اس تپتے صحرا میں میرے اوپر سایہ کیا ہوا تھا اب وہ نہیں رہا۔ اب گھر بھی مجھے چلانا تھا اور اسٹور کی تنخواہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے وہ نوکری چھوڑی اور لیموزین چلانا شروع کر دی۔ لیمو مطلب ٹیکسی کرائے کی تھی، مگر 16 سے 18 گھنٹے چلا کر اچھے پیسے کما لیتا تھا۔ گزارا اچھا ہونے لگا۔ اپنی شادی کی، بہن بھائیوں کی شادیاں کی، والد بھی فوت ہو گئے تھے۔ بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ختم ہوئی تو بچے جوان ہونے لگ گئے، جو کماتا خرچ ہو جاتا، کچھ بھی جمع نہیں کر پایا۔ آج جب میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں تو میرا بیٹا 20 سال کا ہے اور ضد کر رہا تھا کہ پاپا مجھے بھی سعودیہ بلائیں، میں سیٹ ہو جاؤں تو آپ پاکستان آ کر آرام کریں۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا پردیس میں انسان بوتل کا جن بن جاتا ہے۔ اس نے میری بات پر توجہ نہیں دی تو میں نے اسے پوری کہانی سنائی کہ پردیسی ساری زندگی کسی بوتل کے جن کی طرح اپنوں کی خواہش پوری کرتا رہتا ہے، خود روکی سکھی کھاتا ہے، 16 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جب گھر والوں کی خوشی دیکھتا ہے تو اسے اپنے جسم کی تھکن اور ہاتھ پاؤں کے چھالوں کی تکلیف بھول جاتی ہے۔ بیٹا کبھی بھی بوتل کا جن مت بننا۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔